अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी लाइफ में खुश और आबाद रखे। तो आइए ये नावल शुरू करते हैं, जो कि है हमारे नावल का सेकंड पार्ट, और मे भी हो सकता है कि आज इसका ये लास्ट पार्ट हो। तो आइए नावल शुरू करते हैं, और नावल का नाम है अब से तुम मेरे हो, और इसको लिखा है सिद्रा हुसैन ने। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने नावल का आगाज़ करते हैं और नावल को देखते हैं कि आगे इसकी एंडिंग कैसे होती है। पाकीज़ा और राबिया ड्राइवर के साथ अस्पताल पहुंच गई थी। कलीम और सिकंदर भी ऑफिस से सीधा यहीं आए थे। सब ने आते ही एक ही सवाल पूछा, जिसका जवाब शायद इब्राहिम के पास नहीं था। डॉक्टर को बाहर आता देख सब डॉक्टर की तरफ बढ़े। उनका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है, अभी दुआ कीजिए, कंडीशन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। हम आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते। राबिया को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। वो मुंह पर हाथ रखे कुर्सी पर बैठ गई। चच्ची, हमारी अदा को कुछ नहीं होगा, प्लीज परेशान नहीं हो। पाकीज़ा, जो खुद इस वक्त खौफ की जद में थी, राबिया को तसल्ली देने लगी। इब्राहिम अस्पताल से बाहर आ गया था। घर पर आज सारी बातें खुल गई थीं। मुख्तार साहिबा खान साहिब को खूब सुना रही थी। इकलौती बेटी है हमारे कलीम की, कुछ हो गया उसे तो क्या मुंह दिखाएंगे। हमने अपने बेटे को कहा था, मैंने ना करो निकाह इतने छोटे बच्चों का, बड़े होकर उनके दिल बदल गए तो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। खान साहब आज वाकई पछता रहे थे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो वक्त गुजर गया था और ये वक्त थम गया था। वो बेबसी से अपनी आंखों से आंसू साफ करके नमाज के लिए चले गए। राबिया ने इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली। राहिला हमें बताती, हम समझाते अदा को, वो ही बेचारी परेशान होती रही। जी भाभी, मैं भी यही सोच रही थी। अदा बेचारी का कोई कसूर नहीं, वो तो इतनी छोटी सी थी, कुछ याद भी नहीं उसे। अल्लाह उस बच्ची को जिंदगी दे और सब्र भी। 4 घंटे गुजर गए थे, लेकिन अभी तक डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे थे। राबिया, पाकीज़ा और कलीम अस्पताल में थे। सिकंदर अस्पताल से बाहर इब्राहिम को ढूंढ रहा था। इब्राहिम खामोश था, न दिमाग कुछ सोच रहा था, न दिल कोई गवाही दे रहा था। वो गाड़ी में बैठकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। इब्राहिम, सिकंदर ने गाड़ी का दरवाज़ा नॉक किया। जी चाचू। इब्राहिम गाड़ी से बाहर आया। क्या हो गया यार, हिम्मत करो। इब्राहिम शायद किसी के कंधे की तलाश में था। सिकंदर के तसल्ली देते ही वो उसके गले लग गया। अदा ठीक हो जाएगी, अल्लाह पर यकीन रखो। डॉक्टर तो कुछ भी बोल देते हैं। चाचू, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। इब्राहिम ने अपना डर बयान किया। तो पागल हो गया है। तो पागल हो गया है। इब्राहिम, कौन कह रहा है छोड़ने को। वो तेरी बीवी है और मरते दम तक तेरी बीवी ही रहेगी। वो ठीक हो जाए, सोचते हैं कुछ। आखिर 5 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर अदा की तरफ से बेहतरी की खबर सुना दी। राबिया को अपने जिस्म में हरकत होती महसूस हुई। डॉक्टर जा चुका था। राबिया फौरन उठ कलीम के सामने घुटनों के बल बैठी। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा कलीम, आज हाथ जोड़ मांग रही हूँ। मैं अपनी बेटी को मजीद तकलीफ में नहीं देख सकती। कुछ भी करें, जैसा वो चाहती है वैसा कर दें आप। राबिया के अल्फाज वहां मौजूद पाकीज़ा के अलावा सिकंदर और इब्राहिम ने आते हुए सुन लिए थे। इब्राहिम के कदम वहीं रुक गए थे। राबिया, मैं ऐसा भी कर जाता। कलीम ने राबिया के हाथ थाम उनको कुर्सी पर बैठाया। मैं भी अपनी बेटी की खुशी चाहता हूँ राबिया, लेकिन यह मुमकिन नहीं। क्यों कलीम, क्यों मुमकिन नहीं। राबिया ने हैरानगी से कलीम की तरफ देखा। रेहान हमारी बेटी से प्यार नहीं करता राबिया, वो तो उसकी दौलत के पीछे पागल हो रहा है। आप ये झूठ बोल रहे हैं। राबिया को अपने शौहर पर शक हो रहा था, क्योंकि आप कुछ करना ही नहीं चाहते अपनी बेटी के लिए। बस कर दो राबिया। कलीम ने बेबसी से राबिया की तरफ देखा। वहां खड़ी पाकीज़ा की नजरें मुसलसल अपने भाई की तरफ थी, जो कलीम की बात समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने वहां मौजूद एक ऑफिस के बंदे को रेहान के बारे में पता करने के लिए कहा था। उसने कल ही मुझे फ़ोन किया और बताया रेहान का सिर्फ हमारी बेटी से नहीं, और भी लड़कियों से रिलेशन है, और उसके ऐसे ऐसे शौक हैं, तुम सुनो तो 14 तबक रोशन हो जाए। राबिया, तुम क्या समझती हो, मुझे अपनी बेटी से प्यार नहीं है? लेकिन बताओ, कैसे जानते बूझते मैं अपनी बेटी को ऐसी खाई में धकेल दूं? वो कभी नहीं मानेगी हमारी बात कलीम। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने उसे सबूत देने के लिए कहा। तुम फिक्र नहीं करो राबिया, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, वो समझ जाएगी।
ابراہیم نے آگے بڑھ کر کلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چاچو آپ پریشان نہیں ہو، ابراہیم میری بیٹی بہت معصوم ہے، اسے معاف کر دینا۔ کلیم صاحب اپنی نظریں جھکائے ابراہیم کو کہہ رہے تھے، چاچو آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب ساتھ ہیں اور ساتھ مل کر اس مشکل سے باہر نکل آئیں گے۔ آپ دیکھنا ادا سمجھ جائے گی۔ کلیم یہ کب ادا سے ملنے دیں گے؟ ابھی بلوا لیں گے۔ رابعہ دعا کرو اللہ سے ہمیں مشکلات سے نجات دے۔ آمین۔ آج ادا کو 4 دن ہو گئے تھے ہسپتال میں، وہ جب سے ہوش میں آئی تھی ایک لفظ نہیں بولی تھی، بس خاموش تھی، خالی نظروں سے سب آنے والوں کو دیکھتی۔ رابعہ پاکیزہ پاس بیٹھ کر بہت کوشش کرتی باتیں کرنے لیکن وہ خاموش تھی، کچھ نہیں بولی تھی۔ آج ادا رات ہم گھر چلے جائیں گے بیٹا، ڈاکٹر نے بولا ہے۔ ادا بالکل ٹھیک ہے۔ ادا نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ وہ لوگ گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ گھر تک آتے ہی ادا کو اپنی ٹانگوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ وہ ہال میں ہی آنکھیں بند کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں نہیں چلو گی؟ پاکیزہ نے پاس بیٹھ کر بہت نرمی سے پوچھا۔ ادا کچھ نہیں بولی۔ ابراہیم گھر میں داخل ہوا تو ہال میں بیٹھی ادا پر نظر پڑی، جو آنکھیں بند کیے خود میں سمٹ کر بیٹھی تھی، جیسے اپنے اندر ہوتی کسی تکلیف کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اتر آئے تھے، اترا ہوا چہرہ اس کی بے بسی بیان کر رہے تھے۔ ابراہیم سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ادا کو دیکھنے ملنے سب ہال میں جمع ہو گئے تھے، لیکن ادا نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ دادو، خان صاحب، چاچو، ذکیہ، سب نے بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد پاکیزہ ادا کو پکڑ روم میں لے آئی۔ تم آرام کرو، میں آتی ہوں۔ وہ ادا کو بیڈ پر لٹائے خود نیچے آئی تھی۔ سب لوگوں نے آج کتنے دنوں بعد ایک ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا۔ پاکیزہ ادا کا کھانا اوپر لے جانے لگی جب ابراہیم کی آواز پر سیڑھیوں میں ہی رک گئی۔ کیسی ہے اب؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، جب سے ہوش میں آئی ہے ایک لفظ نہیں بولی، خاموش ہے۔ یہ کھانا اس کے لیے؟ جی لاؤ مجھے دو، تم ابھی ماما کے پاس جاؤ۔ ابراہیم پاکیزہ کے ہاتھ سے کھانا لے کر ادا کے روم میں آیا۔ آتے ہی پہلے دروازہ لاک کیا۔ ادا جو لیٹی تھی دروازہ لاک ہونے کی آواز سے فوراً مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ابراہیم کھانا لیے کھڑا تھا۔ ادا کو اپنی سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ ادا خاموش تھی، وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں کیسی ہو؟ لیکن ادا تو جیسے یہاں تھی ہی نہیں، اپنی سوچ میں کہیں گم تھی۔ ابراہیم کھانا ادا کے پاس رکھتا ہوا خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو اچھے سے، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا تو کبھی نہیں، اور یہ جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھی؟ ادا تو جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ ابراہیم کچھ سوچتے اٹھ ادا کی طرف بڑھا اور اس کا خیال درست تھا۔ ادا فوراً چلائی، رکو، میرے پاس نہیں آنا پلیز۔ ادا اپنا ہاتھ منہ پر رکھے چلا رہی تھی۔ اوکے نہیں آتا، خاموش، بس میری باتوں کا جواب دو۔ ابراہیم وہیں رک گیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ چاچو چچی کو اتنی اذیت کیوں دے رہی ہو؟ اذیت؟ مجھ سے پوچھ، اذیت کیا ہوتی ہے؟ سولی پر لٹکی ہوں میں، جہاں نہ تو مر رہی ہوں نہ جان باقی ہے۔ ادا کے آنسو ابراہیم کو تکلیف دے رہے تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ سولی سے رہائی؟ کیسے؟ واپس جانا چاہتی ہو؟ اس کے علاوہ جو کہو گی سب ہو جائے گا، لیکن میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ ابراہیم کی آواز میں کچھ تو تھا۔ ادا نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کچھ یاد نہیں ادا، لیکن مجھے سب یاد ہے۔ میں نے اس رشتے کا بہت مان رکھا ہے، کبھی اس میں خیانت نہیں کی، ہمیشہ تمہارا انتظار کیا۔ یہ تمہارا موبائل۔ ابراہیم نے اپنی جیب سے موبائل نکال ادا کی طرف بڑھایا۔ سم چینج نہیں کی تاکہ تم کسی کی امید ختم کر دو، تم اب یہیں رہو گی۔ اس حقیقت کو تسلیم کرو اور اپنی اسٹڈیز شروع کرو۔ ادا آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ ابراہیم کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دو پلیز، میں یہاں مر جاؤں گی، اور اگر تم چلی گئی تو میں مر جاؤں گا۔ ابراہیم اپنی بات پوری کر کے رکا نہیں تھا، اور وہ وہیں زمین پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ آدھا گھنٹے سے وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، ساری امیدیں دم توڑ گئی تھی، کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ میں کیوں آئی یہاں؟ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ادا، تم دنیا کی سب سے بے وقوف لڑکی ہو، جسے اپنے ہی گھر والوں نے پاگل بنا دیا۔ ابھی مرنا، ساری زندگی ان کی غلامی کرنا، ان کی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا۔ ادا، تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ پاکیزہ کمرے میں آتے ہی ادا کی طرف بھاگی۔ پاکیزہ پلیز مجھے مار دو، میں ایسے گھٹ گھٹ کر نہیں جینا چاہتی۔ میں نے کبھی اپنے لیے ابراہیم جیسا لائف پارٹنر سوچا نہیں، جسے میرے ہر کام پر اعتراض ہو۔ ادا نے روتے ہوئے اپنے دل کی بات پاکیزہ کے سامنے رکھی۔ کیا مطلب ادا؟ مطلب
हेलो बोलने से मेरे बैठने मतलब हेलो बोलने से मेरे बैठने पहनने तक वो सारी ज़िंदगी मुझ पर पाबंदियाँ लगाएगा। मैं जानती हूँ मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकूँगी। प्लीज़ पाकीज़ा यहाँ से उठो और ऊपर बेड पर बैठो, फिर बात करते हैं। अदा को बेड पर बिठाकर पाकीज़ा ने उसकी तरफ पानी बढ़ाया। नहीं, मुझे नहीं पीना। उस दिन तुमने मुझे क्या कहा था? पाकीज़ा के सवाल पर अदा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुमने कहा मेरी और रेहान की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब तुम इससे मोहब्बत नहीं करती हो, बस तुम दोनों के ख्यालात मिलते हैं। वो हर अच्छी बुरी बात में तुम्हारा साथ देता है, रोक टोक नहीं करता। और दूसरी तरफ तुम यहाँ के माहौल से परेशान हो, या यूं कह लो भाई का टोकना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें लगता है तुम सारी जिंदगी वो तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करेंगे। तुम रेहान के पास नहीं जाना चाहती, बल्कि इस माहौल से निकलना चाहती हो, ऐसा ही है? अदा के पास कोई जवाब नहीं था। शायद यही सच था, रेहान बस अच्छा दोस्त था। अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से इन्हें लगा कि वो अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। मेरी जान, मेरी बात सुनो। पाकीज़ा ने बहुत मजबूती से अदा के हाथ अपने हाथों में लिए। तुम अपने मामा पापा का कुल असासा हो, उनकी पूरी जिंदगी तुम्हारे गिर्द घूमती है। तुम सोच भी नहीं सकती वो इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। बस चुप हो जाओ। पाकीज़ा ने अदा के आंसू साफ करते हुए उसे गले से लगाया। मेरी एक बात मानोगी? मानोगी? प्लीज कुछ टाइम ले लो, यहाँ रहो, सबको समझो। तुम्हारी यूनी शुरू होने वाली थी ना, तुम यहाँ यूनी में एडमिशन ले लो। अदा तुम देखना, तुम्हारा दिलो दिमाग तुम्हारे सारे खदशात दूर कर देंगे। तुम जैसा भाई के बारे में सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सोना चाहती हूँ। ओके, सो जाओ। अदा को नींद नहीं आ रही थी, बस वो बातों से पीछा छुड़ा रही थी। पाकीज़ा भी ये बात अच्छे से समझ गई थी। पाकीज़ा अपने बुक्स उठाए सोफे पर बैठ गई थी। खाना वहीं पड़ा ठंडा हो गया था। अदा जब काफ़ी देर करवट बदल बदल कर थक गई तो उठकर खाना पकड़ कर बैठ गई। अदा ठंडा है तो गर्म करवा दूँ? नहीं, मैं खा लूंगी। कहते ही अदा रोने लगी। पाकीज़ा उसके पास आ गई। अदा क्या हो गया है यार? मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। अदा पाकीज़ा के साथ चिमट कर बुरी तरह रो रही थी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात अदा, लेकिन जान प्लीज प्लीज बस एक बार मेरी बात पर गौर करो, समझने की कोशिश तो करो। क्यों खुद को तकलीफ में डाल रही हो? इब्राहिम ऑफिस वर्क करके थक गया था। अपनी आंखें बंद करके बेड से टेक लगाए अदा को सोचने लगा। वो अदा को तकलीफ में नहीं देख सकता था, लेकिन अदा को छोड़ने की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता अदा, तुम मेरी सांसों पर भी इख्तियार रखती हो। रोकने को बोलोगी तो रोक दूंगा, लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इब्राहिम अपना मोबाइल पकड़े पाकीज़ा का नंबर मिलाने लगा। पाकीज़ा सोने के लिए लेटी ही थी कि इब्राहिम की कॉल आने लगी। वो जल्दी से कॉल कट करके इब्राहिम के कमरे की तरफ चल दी। जी भाई, आ जाओ अंदर। कॉल कर रहे थे आप? हाँ, मैं वो अदा का पूछना था, वो ठीक है? नहीं, वो ठीक नहीं है भाई। पाकीज़ा भाई के पास बेड पर ही बैठ गई थी। भाई वो रेहान से मोहब्बत नहीं करती, ये उसने मुझे पहले ही बता दिया था। बस वो हमारे माहौल से खौफजदा है, जिसके जिम्मेदार बस आप हैं। ना हर बात पर कहने कितना कहती थी मैं, ना हर बात पर कहने बैठ जाया करें। जब वो हमारे दरमियान आएगी खुद ही हमारे माहौल में ढल जाएगी। लेकिन आपको तो बहुत खुशी मिलती थी ना ये सब करके। उसे सिर्फ आज़ादी चाहिए, बस देखिएगा कैसे सब ठीक हो जाएगा। वो वाकई रेहान से मोहब्बत नहीं करती। इब्राहिम का जहन पहली बात पर ही अटका हुआ था, जैसे अगली बातें वो सुन ही नहीं रहा था। नहीं करती, वो सोचती है शादी के लिए मोहब्बत नहीं अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। वो रेहान और उसकी अच्छी अच्छी है, जो रेहान और उसकी अच्छी है। बस तुम उसे अपने साथ यूनी ले जाओ, एडमिशन करवाओ उसका। घर पर रहकर और दिमाग खराब होगा। भाई आपका सोना ही बनता है, सो जाए। पाकीज़ा गुस्से से उठ इब्राहिम के रूम से निकल अपने रूम में आ गई। सुबह हो चुकी थी, सब नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे। सुबह 1 बजे के उठी नहीं थी अदा। राबिया ने पाकीज़ा से पूछा। उठ गई थी चची, लेकिन नीचे नहीं आना चाह रही थी। मैं बैग लेने जाती हूँ, ऊपर तो नाश्ता ले जाऊंगी। नहीं बेटा, आप आराम से यूनी जाओ, मैं करवा दूंगी नाश्ता। जी चची। इब्राहिम टेबल से उठ खड़ा हुआ। मुझे लगता है उसे हमारा रिश्ता हमारे साथ नाश्ता करना चाहिए। वो मेरी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी अब मुझे उठा लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सबको कोई एतराज तो नहीं होगा। इब्राहिम कहते ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। कमरे का दरवाजा खोलते ही इब्राहिम अदा की तरफ बढ़ा, जो खुद को मोबाइल पर बिजी शो करवा रही थी। इब्राहिम को देखकर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तुम नीचे नाश्ता करने क्यों नहीं आई? मेरी मर्जी, अदा ने मोबाइल में बिजी रहकर ही जवाब दिया, जैसे इसे इब्राहिम के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। उठो अदा, उठो, चलो नीचे सबके साथ बैठकर नाश्ता करो।
ابراہیم کے بولنے میں سختی آ گئی تھی جس کا ادا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ جب ناشتہ ادا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ابراہیم اس کا بازو پکڑ اسے کھڑا کر چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ پورے گھر کو پریشان کر رکھا ہے تم نے۔ میرا بازو چھوڑو ابھی، پہلے بتاؤ کتنے دن یہ ڈرامہ کرنے کا ارادہ ہے؟ تمہیں یہ ڈرامہ لگتا ہے؟ ادا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ابراہیم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا، وہ اس کے سینے سے ٹکرائی، اس کی کمر کو اپنے بازوں کے حصار میں لیا۔ آج چھوڑو مجھے ابھی پلیز، آئندہ مجھے آنا پڑا تو اٹھا کر لے جاؤں گا نیچے۔ چلو ناشتہ کرو اور سب کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، سمجھی؟ میں غلام نہیں ہوں، ادا نے روتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کب غلام کہا؟ ابراہیم نے بہت نرم لہجے میں سوال کیا۔ چھوڑو مجھے، حکم تو ایسے ہی دے رہے ہو، اگر پیار سے کہوں تو مان لو کہ۔ ابراہیم نے ادا کے چہرے کو چھوتی ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ پلیز چھوڑو۔ ادا کو ابراہیم کا اتنا نزدیک ہونا عجیب لگ رہا تھا۔ لو چھوڑ دیا، اب بولو، اچھی بچی بنو گی یا اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں؟ ادا فوراً پیچھے ہوئی۔ ہرگز نہیں، میں خود آؤں گی، ادا نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ شاباش، کوشش کرنا مجھے دوبارہ تمہارے اتنے قریب آنے کا موقع نہیں ملے، ورنہ کوئی گستاخی ہو جائے گی مجھ سے۔ ابراہیم ادا کو ڈراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ ادا بھی خود کو سنبھالتی ہوئی اس کے پیچھے ہی نیچے آئی اور سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ابراہیم کا موڈ دانش بہت دنوں سے نوٹ کر رہا تھا اور باقی کی خبر وہ راحیلہ کو فون کر کے لے لیتا تھا۔ ابراہیم کی حالت دیکھ وہ سمجھ گیا تھا ابراہیم ادا کے معاملے میں بہت کمزور ہے، یا محبت نے کمزور کر دیا ہے۔ جو بھی تھا، دانش کی نیت اب آفس کے ساتھ ساتھ ادا پر بھی خراب ہو چکی تھی۔ در حقیقت وہ ابراہیم کی تکلیف کی وجہ ادا کو بنانا چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، چوٹ جتنی گہری ہوتی ہے تکلیف اتنی ہی زیادہ۔ تو دانش سوچ چکا تھا اپنے کام کو کیسے سر انجام دینا ہے۔ ادا سارا دن گھر بور ہوتی رہی۔ دوپہر کے 3 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ حماد اور علیزہ گھر آ گئے تھے۔ ادا انہیں دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ بچوں جو باہر چلیں؟ ابھی، علیزہ نے کندھے سے بیگ اتارتے ہوئے پوچھا۔ جی ابھی میں بور ہو رہی ہوں۔ حماد صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ ہی، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے یہاں کے راستوں کا نہیں پتا، ورنہ میں اکیلی چلی جاتی۔ ادا نے منہ بنایا۔ چلو میرے ساتھ چلنا ادا، میں تھوڑی دیر میں بابا کی طرف جا رہی ہوں۔ نہیں چچی، رہنے دیں، مجھے کہیں پارک میں جانا تھا۔ چلو علیزہ کو لے جاؤ، یہاں پاس ہی میں ایک پارک ہے، علیزہ اچھے سے جانتی ہے۔ اوکے، میں ویٹ کر رہی ہوں گڑیا، جلدی آؤ۔ پارک کا نام سنتے ہی علیزہ بھی فریش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی علیزہ ہاتھ میں سینڈوچ پکڑے حاضر ہوئی۔ آپ ہی چلیں؟ جی چلو۔ چچی نے سارا راستہ سمجھا دیا تھا۔ پارک زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ادا پیدل ہی چلی گئی۔ گڑیا، آپ کون سے اسکول جاتی ہو؟ اچھا، کھانے میں کیا پسند ہے؟ ادا چھوٹے بچوں کی طرح علیزہ سے باتیں کرتی ہوئی پارک پہنچی۔ وہاں جاتی ہی علیزہ جھولوں کی طرف لکی اور ادا نے ریحان کو کال ملائی۔ ہیلو ادا، کیسی ہو؟ تمہارا نمبر کیوں بند تھا؟ کہاں تھی یار؟ تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ ریحان نے کال ریسیو کرتے ہی سوال کیا۔ زندہ ہوں، ایسا کیوں بول رہی ہو؟ ادا نے پوری بات ریحان کو بتائی، جس کو سن ریحان کو غصہ آیا۔ یہ کیسا مذاق ہے ادا؟ مذاق تو میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے بس یہاں سے نکلنا ہے۔ ہیلپ می پلیز ریحان۔ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ ریحان پلیز ایسے نہیں بولو، کچھ تو کرو یار۔ دیکھو ادا، تم جانتی ہو میں خود ابھی اسٹڈی کرتا ہوں، جیب خرچ بھی پاپا سے لیتا ہوں۔ ایک ہی حل ہے، تم اپنے والدین کو منا لو۔ اگر میں کچھ کر کے تمہیں یہاں بلوا بھی لیتا ہوں تو تمہارے پاپا تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں۔ ریحان، ادا کو اپنے الفاظ بے معنی لگ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنی فائٹ کر رہی تھی۔ اس نے کتنی آسانی سے اپنا رونا رویا تھا۔ میں تمہیں ایک ہی مشورہ دوں گا ادا، تم اپنے گھر والوں کی مان لو، اس سے شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ریحان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ادا چلائی اور فون بند کر دیا۔ اپنے آنسو صاف کرتی ادا پارک میں موجود لوگوں کی طرف دیکھنے لگی، لیکن آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں ہار گئی ہوں ادا، کلیم خان تم ہار گئی ہو، بڑی بری طرح سے۔ تمہاری زندگی میں تو سب ایک سے بڑھ کر ایک دھوکے باز نکلا۔ ادا اپنی سوچوں میں گم تھی جب علیزہ کے رونے کی آواز پر ادا کو ہوش آیا۔ کیا ہوا علیزہ، رو کیوں رہی ہو؟ علیزہ کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، وہ جھولے سے گر گئی تھی۔ علیزہ، یہ کیا ہوا؟ یہ تو خون نکل رہا ہے۔ علیزہ ادا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں گھر کال کرتی ہوں۔ ادا نے جلدی سے پاکیزہ کو کال ملائی۔ پاکیزہ، میں علیزہ کو پارک لائی تھی، اسے چوٹ لگ گئی، خون نکل رہا ہے، میں پیدل آئی تھی، گاڑی بھی نہیں ہے۔ ادا ایک سانس میں سب کہہ گئی تھی۔ ادا پلیز رونا تو بند کرو، میں بھائی کے ساتھ گھر ہی جا رہی ہوں، ہم بس 5 منٹ میں پہنچ گئے، پریشان نہیں ہو۔ 4 منٹ میں پاکیزہ اور ابراہیم پارک میں آتے دکھائی دیے۔ ادا اپنا مفلر علیزہ کے ماتھے پر رکھ بیٹھی رو رہی تھی، ڈر سے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ ابراہیم نے علیزہ کو گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ پاکیزہ اور ادا بھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ زخم گہرا نہیں، بچت ہو گئی ہے، بچی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے علیزہ کی گال
کو थपथपा कर कहा तो अलीज़ा मुस्कुरा दी। अदा का रूम से बाहर रो रो कर बुरा हाल था। पाकीज़ा चच्ची मुझे डांटेंगी, इनकी बेटी को मेरी वजह से चोट लग गई, वो नाराज़ होंगी मुझसे, मैंने ही उसका ध्यान नहीं रखा, मुझे लाना ही नहीं चाहिए था। क्या हो जाता है तुम्हें अदा, क्यों इतनी जज्बाती हो जाती है? कुछ नहीं कहेंगी चच्ची, वो जानती हैं बच्ची है, झूला झूलते हुए चोट लग गई, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? जब बच्चों की देखभाल करनी नहीं आती तो साथ लाने की क्या जरूरत है? इब्राहिम अलीजे को उठाए बाहर आया तो अदा को सुना दी। वो पहले ही डरी हुई थी। इब्राहिम की बात सुनकर सर को झुका गई। पाकिज़ा ने फौरन अपने भाई की तरफ शिकायती नजरों से शिकायत भरी आंखों से देखा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? भाई प्लीज, लगी तो नहीं ना? ज्यादा देखें, लगी तो नहीं ना? ज्यादा देखिए, अलीजा तो मुस्कुरा रही है। अदा सर झुकाए रोने में मसरूफ थी। चलो बाकी का घर जाकर रो लेना, यहाँ लोग देख रहे हैं। इब्राहिम को गुस्सा अलीजे की चोट का नहीं था, बल्कि अजीब सी ड्रेसिंग किए अदा का अकेले पार्क आने पे था, जिसको इब्राहिम बयान नहीं कर सका। घर पहुंचकर रहीला ने उल्टा अदा को तसल्ली दी, जब बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। अदा ऐसे परेशान नहीं होते, अपना हाल देखो, अलीजे से बुरी हालत में तुम खुद हो। इस वक्त जाओ, शाबाश, फ्रेश हो जाओ। अदा बगैर जवाब दिए सीढ़ियां चढ़ती हुई आंखों से ओझल हो गई। भाई क्या जरूरत थी वहां अदा को सुनाने की? उसने जानबूझकर तो नहीं किया था ऐसा। आप भी ना पता नहीं कब समझेंगे। पूरे घर में पाकीज़ा ही थी जो इब्राहिम के आगे ऐसे बोल लेती थी, उसकी लाडली बहन जो थी। बाकी सब तो इब्राहिम के गुस्से से डरते, कुछ बोलते ही नहीं थे। पाकीज़ा इब्राहिम को सुनाते ही अपने कमरे की तरफ रवाना हुई। क्या करूं, वो हरकतें ही ऐसी करती है, ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है। इब्राहिम भी सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रात खाने के टेबल पर सब मौजूद थे। अदा भी इब्राहिम की वजह से बगैर बुलाए ही खाना खाने पहुंच गई थी। अदा बेटा, तुम कब से यूनी जाना स्टार्ट कर रही हो? खान साहब ने खाना खाते हुए अदा से पूछा। सुबह से। मैंने आज अपने दोस्त से बात की है, वो यूनी में प्रोफेसर है। उसने कहा है सुबह अदा पाकीज़ा के साथ ही यूनी आ जाए, बाकी वो देख लेगा। जवाब इब्राहिम की तरफ से आया था, जिस पर सब खामोश थे। अदा ने भीगी आंखों से अपने बाबा की तरफ देखा। इब्राहिम अदा की आंखों में देख चुका था, लेकिन एक उम्मीद थी, सब ठीक हो जाएगा। सब खाने से फारिग हुए तो दानिश और कुलसूम घर में आते दिखाई दिए। सब हॉल में बैठ चुके थे। दानिश अपनी उस दिन वाली हरकत पर माफी मांगने आया था। दादो, मैं सच में नहीं जानता था कि अदा कुछ नहीं जानती, वरना मैं कुछ नहीं बोलता इस बारे में। कोई बात नहीं बेटा, हमने भी एक दिन बताना ही था। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दादो ने पास बैठी अदा को गले लगाते हुए कहा। जी दादो, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। छोड़ो मेरे बच्चे, लो चाय आ गई है, सब मिलकर पीते हैं। मुख्तार साहिबा ने बात चेंज करने की कोशिश की। दानिश कब से बात करते करते अदा को ही देख रहा था। पाकीज़ा को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो दानिश का अजीब नजरों से देखना नोट कर रही थी। कुलसूम, चलो लॉन में चलते हैं, पाकीज़ा ने अदा कुलसूम की तरफ देखते हुए कहा। तीनों अपनी अपनी चाय पकड़े लॉन की तरफ चल पड़ी। दानिश का दिल बहुत बुरा हुआ, उसका बस नहीं चल रहा था पाकीज़ा को एक लगा दे। वो तीनों लॉन में बैठी बातें कर रही थी। कुलसूम अदा का बात करते करते कहीं खो जाना कितनी बार नोट कर चुकी थी। अदा, तुम खुश नहीं हो? खुश हूँ, तुम्हें क्यों लगा मैं खुश नहीं? नहीं, वैसे ही पूछा। अच्छा, अपना सेल नंबर तो दो। कुलसूम को यहाँ इसी काम के लिए लाया गया था। दानिश ने कुलसूम से कहा वो अदा से बात करके माफी मांगना चाहता है। ये बात कुलसूम को हजम तो नहीं हुई, लेकिन वो अपने भाई की बात मानने की पाबंद थी। सेल नंबर क्यों? पाकिज़ा ने फौरन सवाल किया। वैसे ही यार, क्या मैं अदा को कॉल नहीं कर सकती? ऐसी बात नहीं, ले लो नंबर। दो नंबर अदा कुलसूम को। अदा जो पहले ही कहीं गुम थी, अपना नाम सुनते ही सीधी हुई। क्या हुआ? नंबर दो यार कुलसूम को अपना। ओह लिखो। अदा ने अपना नंबर कुलसूम को लिखवा दिया। मेरे सर में दर्द है, मैं रूम में जा रही हूँ। अदा कहते ही वहां से चली गई। अंदर की तरफ आते ही वो दानिश से टकराई, जो बाहर ही आ रहा था। दानिश ने अदा को संभालते हुए उसकी कमर से पकड़ा। सॉरी अदा, झट से पीछे हुई। कोई बात नहीं, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने दुनिया की खूबसूरत लड़की को गिरने नहीं दिया। इब्राहिम जो पीछे खड़ा गुस्से से देख रहा था जल्दी से आ गया। अब तुम्हारी खुशकिस्मती इसी में है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, इब्राहिम नायत सख्ती से बोला। दानिश एक सेकंड से पहले वहां से चलता बना। अदा भी अंदर की तरफ बढ़ने लगी। जब इब्राहिम ने इसे बाजू से पकड़ा, तुम देख के नहीं चल सकती थी?
अभी प्लीज। इब्राहिम को अपने गुस्से में अपनी पकड़ की मजबूती का भी ख्याल नहीं रहा। छोड़ो प्लीज। अदा के नाजुक से वजूद पर इब्राहिम की सख्त गिरफ्त इसके आंसू को बहा लाई थी। आइंदा जितना हो सके इस शख्स से दूर रहना, समझी? भाई क्या कर रहे हो? छोड़ो अदा को। पाकीज़ा ने आते ही अदा को इब्राहिम से आज़ाद करवाया। अदा रुकी नहीं, रोती हुई अपने कमरे में चली गई। क्या हो गया है भाई? वो पहले ही इतनी खौफजदा है आपसे। पाकीज़ा थक गई थी अपने भाई को समझाते समझाते, वो खुद भी अब रो देने को थी। मेरी तो सुन लो। नहीं, आप रहने दो पाकीज़ा। जल्द ही अदा के पास जाना चाहती थी। वो इब्राहिम की सुने बगैर वहां से चली गई थी। अदा प्लीज, सॉरी यार। वो भाई, बस कर दो पाकीज़ा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अदा ने रोते हुए दुहाई दी। ये देखो, अदा ने रोते हुए अपनी शर्ट का बाजू ऊपर किया जहां इब्राहिम की गिरफ्त अपना निशान छोड़ गई थी। उसके नीले पड़ते बाजू को देख पाकीज़ा के अल्फाज कहीं दम तोड़ गए थे। बोलो पाकीज़ा, चुप क्यों हो गई हो? बोलो, मुझे बता दो, मैं ऐसा क्या करूं जो यहाँ के लोगों के म्यार पर पूरी उतर सकूं। अदा की हिचकियां पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले रही थी। वो अपने हाथों से अपने बालों को खींचकर खुद को अजियत दे रही थी। अदा को ऐसे देखना पाकीज़ा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अल्फाज खत्म हो चुके थे। पाकीज़ा उठ इब्राहिम के कमरे में आई। आप उसे आज़ाद कर दें भाई। इब्राहिम ने पलटकर पाकीज़ा की तरफ देखा। क्या? उसे छोड़ दें, जाने दें जहां से वो पागल जाने दें यहाँ से, वो पागल हो जाएगी। यहाँ जाकर उसकी हालत देखिए, वैसे माहौल की आदी नहीं है। आपने इसके बाजू पर जो निशान छोड़ा है उसने इसके दिलो दिमाग में आए अंदेशों को सच साबित कर दिया है। पाकीज़ा, तुम हमेशा उसकी साइड ही क्यों लेती हो? वो मुझे बहुत अजीज है भाई। मैं उसके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं आपको कह कहकर थक गई हूँ। पाकीज़ा थक कर बेड पर बैठ गई थी। पाकीज़ा, इधर देखो मेरी तरफ। इब्राहिम घुटनों के बल अपनी बहन के सामने बैठ गया था। अच्छा सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, ओके? तुम जानती हो दानिश को, वो कैसी तबीयत का मालिक है। अदा को उसके साथ देख मुझे गुस्सा आ गया था। और और अपने वो और आपने वो गुस्सा अदा पर निकाल दिया। पाकीज़ा ने अपने आंसू साफ करते हुए इब्राहिम की तरफ देखा। आप मेरी एक बात मानेंगे? जी भाई की जान, दो बातें मानूंगा। बोलो। आप कुछ दिन अदा को उसके हाल पर छोड़ दें प्लीज। मैं कोशिश करूंगी वो जल्द यहाँ एडजस्ट हो जाए। आप इसे परेशान कर देते हैं, वो आपकी हरकतों से डिस्टर्ब हो जाती है। बस। जी। ओके, मैं वैसे भी कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा वहां 2 दिन ज्यादा रुक जाऊं। ओके, मैं आपको मिस करूंगी। पाकीज़ा ने बहुत प्यार से अपने भाई की तरफ देखा। झूठ, तुम्हें तो अदा से प्यार है, मुझे क्यों मिस करोगी? पाकीज़ा फौरन भाई के गले लगी। आप दुनिया के बेस्ट भाई हो, बस बेस्ट शोहर भी बन जाए। मुझे जितना आपसे प्यार है, अदा भी मुझे इतनी ही अजीज है भाई। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। प्लीज आप आइंदा उसे हर्ट नहीं करेंगे, प्रॉमिस करें। ओके प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश? अच्छा बाबा, अब तो मुझे लग रहा है तुम मेरी नहीं अदा की बहन हो। दोनों इस बात पर मुस्कुरा दिए। चलो बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने। अभी? लेकिन अदा नहीं जाएगी। क्यों? उसका मूड बहुत ऑफ है। तुम अभी अपने भाई को जानती नहीं, नीचे चलो, मैं अभी लेकर आया उसे। अदा इब्राहिम ने दरवाजा खोलते ही अदा को आवाज दी, लेकिन दरवाजा खोलते ही इब्राहिम के कान में अदा की हिचकियां सुनाई दी। इब्राहिम दरवाजा लॉक करके अदा के करीब आ बैठा। सॉरी अदा, सॉरी यार, मुझे दानिश पर गुस्सा आया था, लेकिन मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। अदा अपने रोने में ही मसरूफ रही। इब्राहिम की आवाज सुनकर भी वो सुन नहीं रही थी। अब चुप। तो इब्राहिम ने अदा के आंसू साफ करने चाहे। अदा झटके से पीछे। नो। अदा चलाई। ओके, पहले मेरी बात आराम से सुनो, ये रोना बंद करो प्लीज। मुझे कोई कोई बात नहीं करनी। अदा अपनी बात मुश्किल से ही कर पाई। प्लीज मेरी जान, बात तो सुनो, बस एक बार। नो। वो अपना हाथ अदा के सर के पीछे रख अदा के और करीब हुआ। अपना सर अदा के सर से जोड़े इल्तिजा कर रहा था। चुप हो जाओ अदा, तुम्हारा ऐसा रोना मुझे अजियत दे रहा है। वो अदा की खुशबू खुद में उतारने लगा। वो खुद को खो रहा था। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया अभी। अदा ने सूसू करते अपनी बात सामने रखी। मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज तुम हरकतें ही ऐसी कर जाती हो अदा। इब्राहिम ने अदा के माथे पर अपने प्यार की मोहर लगाई। सॉरी। अदा चाहकर भी वहां से हिल नहीं पाई। वह हैरानगी से इब्राहिम के चेहरे की तरफ देखने लगी। सफेद रंग, सुर्ख पड़ती आंखें, माथे पर बिखरे बाल। वो इस वक्त हर लिहाज से खूबसूरत मर्द लग रहा था। ऐसे देखोगी तो कुछ कर बैठूंगा। अदा ने अपनी आंखें घुमाई। या अदा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इधर देखो मेरी तरफ। इब्राहिम ने अदा के चेहरे को अपने हाथों में भरा। मैं इब्राहिम खान अपने पूरे होश व हवास में अदा खान से मोहब्बत का एतराफ़ करता हूँ। इब्राहिम ने कहते ही दोबारा अपने होंठ अदा की पेशानी पर रख दिए। अदा अजीब सा महसूस कर रही थी। वो जितनी भी अदाद ख्याल थे, लेकिन इब्राहिम उसके इतने करीब आने वाला पहला मर्द था, वो जो खुशकिस्मती से उसका महरम भी था। चलो उठो, आइसक्रीम खाने चलें।
पाकीज़ा नीचे वेट कर रही है। मेरा मूड प्लीज़। इब्राहिम ने अदा की बात सुनने बगैर इल्तिजा की। अदा अपनी जगह से उठ वॉशरूम में घुस गई। इब्राहिम नीचे आ गया। क्या क्या कहा, क्या कह कर आ रही, क्या कहा आ रही है? पाकीज़ा ने भाई को देखते ही पूछा। बिल्कुल, इब्राहिम ने बहुत फख्र से बताया। अदा ओ शर्म में मिरर के सामने खड़ी खुद की आंखों में घूर रही थी। अदा वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी खुद की आंखों में घूर रही थी। अदा, ये तुम्हें पागल बना रहा है। तुम्हें अपने प्यार में डालकर यहाँ रखना चाहता है। अदा, ये तुम्हें हराना चाहता है। तुमने इसकी बातों में नहीं आना समझी। वो अपना मुंह धोकर नीचे आई। तुमने उसकी बातों में नहीं आना समझी। वो अपना मुंह धोकर नीचे आई। तीनों आइसक्रीम खाने के लिए घर से निकल गए थे। रास्ते में कोई खास बात नहीं हुई। जितनी बात पाकीज़ा पूछती, अदा बस जी हाँ में जवाब दे रही थी। तीनों टेबल पर आइसक्रीम खाने में मसरूफ थे। इब्राहिम ने अदा की तरफ देख बात शुरू की। मुझे रात 12 बजे इस्लामाबाद के लिए निकलना है। वहाँ मुझे 2 से 4 दिन भी लग सकते हैं। अदा अपनी ही धुन में आइसक्रीम खाने में मसरूफ थी। अदा, तुम सुबह से यूं ही जा रही हो पाकीज़ा के साथ? मेरी बात वहाँ हो चुकी है। ओके जी। पाकीज़ा ने भाई को इशारा किया कि सब संभाल लेगी। इब्राहिम ने भी चुप रहना बेहतर समझा। घर आते ही पाकीज़ा और अदा अपने रूम में चली गई। इब्राहिम को निकलना था। वो अपनी पैकिंग में मसरूफ हो गया। अचानक मोबाइल की बेल हुई। दानिश की कॉल। हाँ बोलो। मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। हया जाएगी मेरी जगह। वो क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने पापा से बात कर ली है, हया ही तुम्हारे साथ जाएगी। ओके। कॉल बंद करते ही इब्राहिम बेड पर बैठा, फिर कुछ सोचते हुए वो उठ अपनी तैयारी करने लगा। सुबह अदा ने सबके साथ नाश्ता किया और पाकीज़ा के साथ यूनी के लिए रवाना हुई। पाकीज़ा आज सारा दिन अदा का एडमिशन करवाने में बिजी रही। वो दोनों बहुत थक गई थी। पाकीज़ा, भूख लगी है। अदा ने मुंह बनाया। चलो मेरी जान, सैंडविच खिलाओ, यहाँ से बहुत मज़े के मिलते हैं। पाकीज़ा ने फौरन मसला हल किया। अदा खुशी खुशी कैंटीन की तरफ बढ़ी। तुम वहाँ बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। पाकीज़ा टेबल की तरफ इशारा करती हुई आगे बढ़ गई। अदा अभी ठीक से बैठी नहीं होगी। इसके मोबाइल पर रिंग हुई। हेलो, कैसी हो अदा? फाइन। कौन बात कर रहा है? तुम्हारा हमदर्द बात कर रहा हूँ। अदा खान। नाम क्या है? नाम को छोड़ो, मेरे पास तुम्हें देने को 2 खबरें, एक अच्छी और एक बुरी। बताओ पहले कौन सी दूं? लो मेरी जान, दिल खोल कर खाओ। पाकीज़ा ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। अदा फौरन फोन बंद कर गई। किसका फोन था? पाकीज़ा ने चिप्स खाते हुए पूछा। किसी का नहीं। बात तो कर रही थी तुम। रॉन्ग कॉल थी। पता नहीं क्यों छुपा रही हो। पाकीज़ा से। कौन हो सकता है? हेलो, कहाँ खो गई? सैंडविच ठंडे हो जाएंगे। अदा भी खाने में मसरूफ हो गई। दानिश अब बेसब्री से अदा की कॉल का वेट करने लगा। वो जानता था जिन हालात से वो गुजर रही है, उसको थोड़ी सी उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है। बस वो काबू में आ जाएगी। घर आते ही पाकीज़ा और अदा सो गई थी। 3 घंटे के बाद अदा की आंख खुली तो इसे यूनि में आने वाली कॉल याद आई। वो मोबाइल उठाए इब्राहिम के कमरे में चली गई। वो जानती थी इब्राहिम के यहाँ ना होने की वजह से यहाँ कोई नहीं आएगा। अदा ने इस नंबर पर कॉल मिलाई। हेलो, हाँ अब बोलो, क्या कह रहे थे? बता देता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? बस ये समझ लो मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मदद? कैसे? तुम्हें यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच्ची? अदा कुछ भी सोचे बगैर खुशी से उछली। बिल्कुल सच। लेकिन तुम हो कौन? जल्द बताऊंगा। अभी तुम्हारे लिए बस ये जानना जरूरी है कि मैं इब्राहिम को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो इस वक्त इस्लामाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। गर्लफ्रेंड? अदा ने इस लफ्ज को दोहराया। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। बाय। कॉल बंद हो चुकी थी। अदा किसी गहरी सोच में डूब गई थी। मैंने हमेशा इस रिश्ते का मान रखा है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अदा के जहन में इब्राहिम के बोले हुए अल्फाज गूंजने लगे। रात खाने के बाद अदा लॉन में बैठी कुछ सोच रही थी। कलीम साहब चाय लेकर अपनी बेटी के पास आए। नाराज है अभी तक मेरी बेटी? कलीम साहब ने चाय का मग अदा की तरफ बढ़ाया। अदा ने पहले अपने बाबा के चेहरे की तरफ देखा, फिर मग को थाम लिया। कलीम साहब खुद ही अदा के पास बैठ गए। अपने बाबा को माफ कर दो बेटा। क्यों बाबा? अदा ने आंखों में नमी लिए मुस्कुरा कर पूछा। मेरी जान, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने बहुत बेबसी से अदा की तरफ देखा। औलाद तो हमेशा से ऐसे करती आई है। एक बात मिजाज के खिलाफ हो जाए तो माँ बाप की सारी जिंदगी की मोहब्बत, खलूस प्यार भुला देती है। अदा भी तो यही कर रही थी। कलीम और राबिया ने जिस बेटी को सारी जिंदगी अपनी शफकत के साए में रखा, हर दुख तकलीफ से बचा कर रखा, वो उनके
किए गए एक जज्बाती फैसले को मानने से इनकारी थी। इस एक फैसले ने अदा को अपने ही माँ बाप से दूर कर दिया था। बाबा, मैं भी यही समझती थी, उसने बहुत बेरुखी से जवाब दिया। कलीम साहब को अपना यहाँ आना बात करना बेमानी लगा। वो उठे, अदा को प्यार करते हुए अंदर चले गए। अदा ने उनको रोका नहीं, बल्कि चाय पीती हुई अपने मोबाइल पर बिजी हो गई। अदा रूम में आई तो पाकीज़ा इब्राहिम के साथ बात कर रही थी। जी अदा भी ठीक है, यूनी में सब काम ठीक से हो गया था। आप सुनाओ, कैसी रही मीटिंग? बहुत अच्छी, हया ने काफी अच्छा काम किया था। वाह, हया भी ठीक है। हाँ, चलो बाद में बात करते हैं। इब्राहिम ने अदा का पूछने के लिए ही कॉल की थी। अदा इब्राहिम की बात तो नहीं सुन सकी, लेकिन पाकीज़ा के मुंह से हया का नाम सुनते ही अदा को अनजान नंबर वाले बंदे पर यकीन आया था। तो वह यूं ही पहुंच कर दोनों अपनी अपनी क्लासेस की तरफ चली गई। अदा अपनी क्लास में बैठी मुसलसल एक ही बात सोचे जा रही थी। वो कब कॉल करेगा, या मैं कर लूँ? नहीं, वो खुद कर लेगा। नहीं, मैं खुद क्लास के बाद कॉल कर लूंगी। अदा ने क्लास खत्म होते ही अपनी सोच को तकमील दी और उस नंबर पर कॉल कर दी। हेलो जी ब्यूटीफुल गर्ल, जी बताओ क्या हेल्प कर सकते हो तुम? वो भी बता दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे बस जाना है यहाँ से जल्द। तुम जो भी हो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। मुझे जो चाहिए मैं खुद ले लूंगा। मतलब? अदा परेशान हुई। मतलब मेरे पास बहुत पैसे हैं। और फिर बताओ क्या हेल्प कर सकते हो? उसके लिए तुम्हें मिलना होगा मुझसे। मैं कल फोन करूंगा, फिर मिलने की जगह बताऊंगा। ओके, मैं वेट करूंगी, बाय। वेट तो मैं करूंगा अदा इब्राहिम खान, सारी जिंदगी इब्राहिम तुम्हें देख देख कर मुझे याद करेगा। ऐसी तकलीफ दूंगा जो कब्र तक उसको करार नहीं लेने देगी। दानिश अपने शैतानी दिमाग वो तेजी से चला रहा था। हेलो अदा, रुको, पाकिज़ा ने पीछे से आवाज दी। अदा ने पलट कर देखा तो वो अपना भी हाथ हवा में लहराया। हेलो, मैं कब से कॉल कर रही थी, तुम्हारा नंबर बिजी था। मेरा नहीं तो? अदा ने झूठ बोला। पाकिज़ा ने बहुत गौर से अदा की तरफ देखा। क्या हुआ, सच में मेरा नंबर बिजी नहीं था? नहीं, मैं तो ये देख रही हूँ आज तुम बहुत खुश लग रही हो। पाकीज़ा को वाकई अदा के चेहरे पर अलग ही चमक नजर आई। वो तो मैं हूँ। अच्छा, वो क्यों? पाकीज़ा ने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए पूछा। बस है कोई बात, सरप्राइज है, दुआ करो बस मेरे लिए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। घर आते ही अदा हो गई। पाकीज़ा फ्रेश होकर नीचे जकिया के पास पहुंची। कैसी है मेरी प्यारी मम्मा? पाकीज़ा ने माँ के मुंह पर प्यार करते हुए पूछा। आ गई याद माँ की? जकिया ने भी फौरन गले गिला किया। मामा प्लीज, अब आप ये ना कहना, भाई यहाँ नहीं, अदास हो रही है तो मुझे आपकी याद आ गई। मैंने कब कहा मेरी बच्ची, तुम खुद ही कह रही हो। मामा पाकिज़ा ने अपने पाँव पटके। चलो बताओ, अदा का दिल लग गया है? जी मामा, तकरीबन भाई से बात हुई आपकी? हाँ, आज हुई थी बात, कल आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अदा कहाँ है पाकिज़ा? राबिया ने पाकिज़ा को किचन में देखकर पूछा। चची सो गई है, आप बताएं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुम्हारे चाचू बहुत परेशान रहते हैं अदा की वजह से। तुम समझाओ उसे, अब नाराजगी दूर कर दे। पाकिज़ा राबिया के गले लगी। चची आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अदा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। दानिश कल की सारी तैयारी कर चुका था, होटल का रूम भी बुक करवा लिया था। वो बेसब्री से कल का इंतजार करने लगा। दानिश अपने रूम में बैठा चाय पी रहा था। फोन की बेल हुई। हेलो माय डार्लिंग, तुम कहाँ हो? जब से मुझे इस्लामाबाद भेजा है खुद गायब ही हो गए हो। नहीं जान, बस ऑफिस वर्क। दानिश ऑफिस वर्क मुझे भी पता है, सब जानती हूँ। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही तुमने मुझे इब्राहिम के साथ क्यों भेजा। जान, जब तुम वापस आ जाओगी सब बता दूंगा। ठीक है, हम कल आ जाएंगे। कल? दानिश ने जल्द कन्फर्म किया। हाँ कल, यहाँ काम खत्म हो गया है, हम आज ही आ जाते। इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए अब कल तक आ जाएंगे। ओके ठीक, फिर बात होगी, बाय। दानिश ने फौरन कॉल बंद करके अदा का नंबर मिलाया। अदा ने आंखें खोले बगैर कॉल रिसीव की, मोबाइल कान को लगाया। हेलो प्रिंसेस। अदा की आंखें आवाज सुनते ही खिली। तुम? अदा ने पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाई। पाकीज़ा रूम में नहीं थी। अदा उठ जल्दी से दरवाजा लॉक किया। जी मैंने सोचा अब तुम्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए, तुम्हारी हेल्प कर देनी चाहिए। बिल्कुल, तो बोलो फिर। अदा भी पूरी तरह तैयार थी। मैं तुम्हें होटल का नाम और रूम नंबर मैसेज करता हूँ, कल पूरे 12 बजे तुम वहां मौजूद हो। अगर लेट हो गई तो कभी मेरी कॉल नहीं आएगी, मैं पूरे टाइम पर आ जाऊंगी। पूरा एड्रेस सेंड करना, मुझे यहाँ के रास्तों का कुछ अंदाजा नहीं। ओके डियर, जरूर। टक टक टक।
दरवाज़ा नॉक होते ही अदा फ़ोन रख चुकी थी। दरवाज़ा क्यों लॉक किया? तुम तो सो रही थी। अदा के दरवाज़ा खोलते ही पाकीज़ा ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। अभी उठी हूँ मैं, अदा कहते ही वॉशरूम में घुस गई। क्या हो गया? इस लड़की क्यों अजीब हरकतें कर रही है? पाकीज़ा परेशान सी बैठकर सोचने लगी। अदा, पाकीज़ा, हमाद, अलीज़ा सब हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। मर्द हज़रात ऑफिस से घर आना शुरू हो गए थे। औरतें किचन में मसरूफ़ थीं। अदा बोर हो रही थी। पाकीज़ा बाहर चलें? अभी मेरा मतलब इस टाइम? प्लीज़ चलो, मैं बोर हो रही हूँ। अच्छा मामा से पूछ लूँ फिर चलते हैं। पाकीज़ा किचन में आई तो ज़किया सलाद बनाने में मसरूफ़ थी। मामा, अदा बाहर जाना चाह रही है, थोड़ी देर के लिए चली जाओ, लेकिन अकेले नहीं, ड्राइवर के साथ। ओके मामा। अदा ड्राइवर का सुनते ही बेजार हुई। कोई बात नहीं यार, ड्राइवर अंकल साथ होंगे तो मामा को फिक्र नहीं होगी। पाकीज़ा रहने दो। अदा उठकर रूम में आई। पाकीज़ा भी पीछे पीछे रूम में आई। बहुत बुरी बात है अदा, पहले इजाज़त ली और अब जा भी नहीं रही। मेरा मूड नहीं, अब रहने दो। दोनों बात करने में मसरूफ़ थी। पाकीज़ा के मोबाइल पर इब्राहिम की कॉल आने लगी। भाई की कॉल। पाकीज़ा ने कॉल रिसीव करते ही सलाम ली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है भाई की जान? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भाई आपकी आवाज़ को क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी। पाकीज़ा को अपने भाई की फ़िक्र हुई। बस बुखार हो गया था, मेडिसिन ली है, अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, परेशान नहीं हो। इब्राहिम की तबीयत काफ़ी नासाज थी, लेकिन वो पाकीज़ा को परेशान नहीं करना चाहता था। भाई पक्का? जी, बिल्कुल पक्का। अदा कैसी है? मूड ऑफ है। पाकीज़ा ने अदा की तरफ देखते हुए इब्राहिम को बताया। क्यों, अब क्या हो गया? वैसे ही, मैं अभी ठीक कर लूँगी, आप अपना ख़्याल रखें प्लीज़। भाई आप सुबह आ रहे हैं? जी, सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है। फिर तो आप सो जाओ, जल्दी उठना होगा आपको। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अदा मुँह बनाकर बैठी सब सुन रही थी, फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा। पाकीज़ा को अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो खुद ही बोल पड़ी। भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। क्यों, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका ध्यान नहीं रखा? अदा के मुँह से गर्लफ्रेंड का सुनते पाकीज़ा को झटका लगा। गर्लफ्रेंड? हाँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया है ना? क्या नाम ले रही थी तुम उस दिन? हया। अदा ने सोचते हुए नाम भी बता दिया। अदा, तुम्हें ये सब कौन? हैरान क्यों हो रही हो पाकीज़ा, कि मुझे कैसे पता चल गया? अदा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अदा, तुम्हें कोई गलत गाइड कर रहा है मेरी जान? उसने बहुत अपनायत से अदा का हाथ पकड़ा। भाई ऐसे नहीं है, वो तुमसे प्यार। अदा ने अपना हाथ खींचा। बस कर दो पाकीज़ा, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब समझती हूँ। पाकीज़ा तो बस अदा की आंखों में देखती रह गई। क्या नहीं था उसकी आंखों में? बेएतबारी, नफरत, शक, सब कुछ था। नहीं था तो बस अपनों पर यकीन, भरोसा। आज अदा ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश थी। जब से उठी थी चहक रही थी। पाकीज़ा नोट कर रही थी। वो ये भी जानती थी ये खुशी भाई के आने की तो नहीं, क्योंकि अदा ने एक बार भी इब्राहिम का नहीं पूछा था। पाकीज़ा तो उठते ही भाई से मिल आई थी। इब्राहिम की तबीयत काफ़ी ख़राब होने की वजह से वो मेडिसिन लेकर सो गया था। यूनिट जाते हुए भी पाकीज़ा इंतज़ार कर रही थी कब अदा इब्राहिम को पूछे, लेकिन अदा तो अपनी प्लानिंग में ही मसरूफ़ थी। अदा क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अदा ने मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर देखा। यूनि पहुंचते ही दोनों अपनी अपनी क्लासेस की तरफ चली गई। अदा बार बार टाइम देख रही थी। 10 बज चुके थे। वो यूनि से निकलकर लोगों से पूछ पूछ टैक्सी तक पहुंची। वो टैक्सी वाले को सारा एड्रेस समझाकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी थी। अदा को डर नहीं लग रहा था, उसकी वजह अपनों से दूरी और अनजान पर भरोसा था। पाकिसा पाकीज़ा आज जल्दी फारिग हुई तो अदा को ढूंढने लगी। कितनी बार तो कॉल मिला चुकी थी, लेकिन अदा का नंबर स्विच ऑफ था। वो थक हार कर बैठ गई। अदा होटल के कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा खुला था। वो कमरे में दाखिल होते ही अपनी नज़रें इधर-उधर दौड़ाने लगी। कमरे में कोई नहीं था। वो हाथ में पकड़े मोबाइल पर अनजान नंबर पर कॉल करने लगी। हेलो, कहाँ हो? मैं यहाँ कमरे में पहुंच गई हूँ। आ रहा हूँ, तुम जूस पियो, मैं पहुंच जाऊँगा 10 मिनट में। कॉल बंद हो चुकी थी। अदा की नज़र टेबल पर पड़ी, जहाँ गिलास में जूस पड़ा था। वो अपनी जगह उठ गिलास मुँह को लगाए कमरे का जायज़ा लेने लगी। अभी आधा गिलास जूस पिया था कि अदा को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। इतने में दानिश भी दरवाजे को लॉक कर लगाता कमरे में दाखिल हुआ। अदा ने अपनी आधी खुली आंखों से दानिश को देखा, जो उसका सर से लेकर पाँव तक जायजा ले रहा था। ओह! अदा पैंट के साथ स्लीवलेस शर्ट और गले में मफलर पहने अपने दोनों हाथों से सर को थामे मुश्किल से खड़ी थी। तुम? हाँ, मैं। दानिश ने आगे बढ़कर अदा को कमर से पकड़ संभाला। छोड़ो। अदा बमुश्किल ही कुछ समझ पा रही थी। उसने अदा का मफलर गले से खींचा। वो किसी वहशी की तरह उस पर टूटा था। अदा के होठों को जख्मी करता अपना नाखून उसके बाजू पर पेवस्त किए इसकी गर्दन को बुरी तरह जख्मी कर रहा था। अदा अपने वजूद में तकलीफ तो महसूस कर रही थी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ज़हन कुछ भी सोचने समझने से कासिर था। दानिश इसे बेड पर गिराकर झुका ही था कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दानिश ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ इब्राहिम पुलिस के साथ दानिश की तरफ बढ़ा। अदा की आंखें बंद हो चुकी थी। इब्राहिम ने दानिश को गिरेबान से पकड़ा, 2-3 थप्पड़ रसीद किए थे। जलील इंसान, तुम इस हद तक गिर जाओगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। पुलिस दानिश को इब्राहिम से आज़ाद करवा कर ले गई थी।
इब्राहिम अदा को देख अपना मुंह मोड़कर जमीन पर बैठ गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे, जमीन पर गिर रहे थे। मासी जिस रात दानिश ने इब्राहिम को कॉल करके अपनी जगह हया को भेजने का कहा था, इसी टाइम इब्राहिम को कुछ गलत होने का इम्कान लग रहा था। उसने इसी टाइम अदा पर नजर रखने के लिए एक बंदा अरेंज किया। जब भी अदा घर से बाहर होती वो अदा पर पूरी नजर रखता। आज जब अदा होटल के लिए निकली तो उसने इब्राहिम को बहुत कॉल की, लेकिन इब्राहिम मेडिसिन खाकर सो रहा था, जिसकी वजह से इब्राहिम ने लेट कॉल अटेंड की। उसके बताने की देर से इब्राहिम सब समझ गया और पुलिस को लेकर होटल पहुंच गया था। इब्राहिम में थोड़ी इब्राहिम में थोड़ी भी हिम्मत बाकी नहीं थी उठकर अदा को देखे। 2 घंटे से इब्राहिम वही पोजीशन में बैठा आने वाले वक्त का फैसला कर रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ अदा की तरफ देखा, जिसके होंठ से खून निकल ठंडा पड़ गया था। गर्दन और बाजू पर निशान दानिश की दरिंदगी का पता दे रहे थे। अदा की हालत देखकर इब्राहिम का दिमाग सुन हो रहा था। तुम इतनी नफरत करती हो मुझसे अदा? वो नम आंखों से अदा को देख रहा था। मुझसे दूर होने के लिए तुम कुछ भी कर गुजरोगी। उसने आगे बढ़कर अदा के होंठों को छुआ था। तुम अपनी जिद में हर हद से गुजर गई हो, अब तुम मेरी जिद देखोगी अदा। तुम्हें अपने करीब रखने की जिद में मैं भी हर हद से गुजर जाऊंगा। जितनी अजियत तुमने मुझे दी है, अब इतनी ही अजियत से तुम्हें भी गुजरना होगा। यह सफर तय करके ही तुम मेरी मोहब्बत की हकदार बनोगे। इब्राहिम ने अपनी आंखों से आंसुओं को साफ किया। इब्राहिम के मोबाइल पर पाकिज़ा की कॉल आने लगी। हेलो भाई, अदा पूरी यूनि में नहीं है। मैं 3 घंटे से ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। रिलैक्स हो जाओ, पाकिज़ा अदा मेरे साथ है। इब्राहिम ने बहुत आराम से जवाब दिया। आपके साथ? हाँ, मैं अभी यूनि से पिक करता हूँ, तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, हम आते हैं। जी भाई, ओके। इब्राहिम ने कॉल बंद होते ही पानी का जग उठाया और अदा के चेहरे पर पानी की छींटे मारने शुरू किए। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोले होश में आई थी। मुकम्मल होश में आते ही वो बगैर कुछ सोचे समझे इब्राहिम के गले लग बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी थी। उसका वजूद कांप रहा था। इब्राहिम ने इसे गुस्से से पीछे करना चाहा, लेकिन अदा बहुत मजबूती से इब्राहिम को पकड़े रो रही थी। इब्राहिम ने भी अदा के बालों को सहलाते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। अदा के चुप होते ही उसने अदा का मफरल उठाकर उसके कंधों पर फैलाया और उसका हाथ थाम होटल से बाहर आया। रास्ते में पाकिज़ा को पिक करके वो घर की तरफ रवाना हुए। पाकिज़ा कभी रोती हुई अदा को देख रही थी, कभी इब्राहिम को, जिसके चेहरे पर गुस्से के अलावा कुछ नहीं था। पाकिज़ा बहुत कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन अदा की हालत देख हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। घर पहुंचते ही पाकिज़ा को अपने हर सवाल का जवाब मिल चुका था। हॉल में मौजूद घर के सब अफराद इनका ही इंतजार कर रहे थे, जिनमें खान मोहम्मद वो भी मौजूद थे। इब्राहिम, तुमने दानिश को पुलिस के हवाले कर दिया? जकिया ने बहुत नरमी से इब्राहिम से सवाल किया। अदा माँ को देखते ही गले लग रोने लगी। इब्राहिम ने एक नज़र अदा पर डाली। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मुझे पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए था, बल्कि गोली मार देनी चाहिए थी। लेकिन बेटा, रहीम साहब इब्राहिम के गुस्से से वाकिफ थे, इसलिए बहुत नरमी से बोले। दादा जान, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब जानते हैं, इसलिए प्लीज दानिश का साथ देने से बेहतर आप उसे समझाएं। मैं समझा दूंगा बेटा, लेकिन दादा जान प्लीज। इब्राहिम अब खान मोहम्मद थे और बात नहीं करना चाहता था। ये बात वो भी समझते हुए वहां से चले गए। अदा माँ से लिपटी फूट फूट कर रो रही थी। कल अदा की रुखसती होगी, जिसने जो तैयारी करनी है कर ले, इब्राहिम सख्ती से कहता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया था। इब्राहिम की बात सुनकर अदा रोना भूल गई और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। नो मामा, मेरी बच्ची, कितना समझाया था तुम्हें, खुद को टाइम दो, इस रिश्ते को समझो। तुमने जज्बात में आकर सब गलत कर दिया। मामा प्लीज, मैं माफी मांगती हूँ आप सबसे। प्लीज मामा, अभी को मना कर दे, मैं अभी नहीं शादी करना चाहती। अदा अपने हाथ जोड़े माँ के सामने बैठी थी। राहिला तो शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपने कमरे में चली गई। जकिया ने अदा को संभालने की कोशिश की। अदा बेटा, इब्राहिम मर्द है और तुम्हारा शौहर भी। जो कुछ आज हुआ है तुम कभी नहीं समझ सकती इस पर क्या गुजर रही है। वो कैसे बर्दाश्त करके घर तक पहुंचा है। ताई अम्मा, मैं समझती हूँ, मैं आप सबकी बात मानूंगी। अदा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। बस आप अभी को मना कर दें, मैं नहीं शादी करनी, प्लीज। मामा, बाबा प्लीज। अदा उठ करीम साहब के सामने आ बैठी। आप अभी से बोलें रुक जाए। मेरी बच्ची, ये फैसला करने पर तुमने मजबूर किया है। मैं तो इब्राहिम से शर्मिंदा हूँ। क्या हो गया है आप सबको? अदा चिल्लाई थी। मैं कह रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दें प्लीज। ताई अम्मा प्लीज। आप कहें पाकिज़ा, तुम कहो, तुम्हारी तो हर बात मानता है अभी, प्लीज। अदा चुप हो जाओ, चलो रूम में, पाकिज़ा ने इसे संभालते हुए कहा। नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अदा हॉल में ही जमीन पर बैठी नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अदा हॉल में ही जमीन पर बैठी चिट्ठियां लेने लगी, लेकिन कोई भी इसे झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था। सब खामोश थे, सब जानते थे जो हो गया है वो इब्राहिम की बर्दाश्त की आखिरी हद थी। अब वो किसी की नहीं सुनेगा।
لیکن پاکیزہ ادا کے لیے آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ پاکیزہ نے ادا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں بات کرتی ہوں بھائی سے، لیکن پہلے رونا بند کرو۔ کمرے میں چل کر شاور لو، فریش ہو جاؤ، پھر میں بھائی سے بات کروں گی، پرومس۔ پاکیزہ تم جیسے کہو گی میں کروں گی، سب کی بات مانوں گی۔ میں کہہ رہی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں شرمندہ ہوں، پلیز تم ابھی کو کہو۔ ابھی ادا شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اوکے اوکے، لیکن اٹھو پہلے، چلو روم میں، پرومس بات کرتی ہوں بھائی سے۔ کمرے میں آتے ہی ادا شاور لینے لگی، خود کے زخموں کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے آنسو خود ہی اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ٹک ٹک ٹک، بھائی پاکیزہ دروازہ کھولتی ہوئی روم میں داخل ہوئی۔ ابراہیم تولیے سے باہر رگڑتا ہوا واش روم سے باہر آیا۔ سوری بھائی، اس لیے میں نے کہا تھا میں سب سنبھال لوں گی، لیکن اوکے ایک شرط پر معافی مل سکتی ہے۔ کیا؟ تم ادا کی سائڈ نہیں لوگی؟ اب جو بھی میں کروں گا تم منع نہیں کرو گی؟ لیکن بھائی پلیز پاکیزہ، اس بار تم اپنے بھائی پر بھروسہ کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اوکے، پاکیزہ جانتی تھی اب کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے وہ خاموش ہوگی۔ کیا واقعی کل رخصتی تھی؟ ہاں بالکل، اتنی جلدی تیاری ہو جائے گا سب، تم فکر نہیں کرو۔ تم صرف صبح جا کر ماما کے ساتھ کچھ شاپنگ کر لانا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اوکے۔ سب بڑے ہال میں بیٹھے اسی مسئلے پر بات کر رہے تھے، سب اپنی اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہے تھے۔ کلیم تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بھائی صاحب جیسے آپ سب کو بہتر لگتا ہے کر لیجئے، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں کلیم پتر، تو کیوں شرمندہ ہے؟ وہ بچی ہے، دیکھنا ابراہیم کا فیصلہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ویسے بھی اماں اب ابراہیم ہماری کہاں سنے گا؟ رحیم خان نے اپنے بیٹے کی طرف سے اندیشہ ظاہر کیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے اس مسئلے کا حل اس سے بہتر کوئی حل ہونا بھی نہیں تھا۔ یہی ٹھیک ہے، کل چھوٹا سا فنکشن کرتے ہیں اور رخصتی کر دیتے ہیں۔ ذکیہ نے بات ختم کی۔ رابعہ تم کیوں خاموش ہو؟ کچھ بولو۔ بھابی کیا بولوں؟ رابعہ کہتے ہی رونے لگی۔ کیا ہوا رابعہ؟ پریشان نہیں ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ذکیہ رابعہ کو گلے لگا کر تسلی دینے لگی۔ پاکیزہ کمرے میں آئی تو ادا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ادا کھانا کھاؤ گی؟ نہیں۔ اچھا میری ایک بات مانو گی؟ ادا نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اب وہی ہوگا جو بھائی نے کہہ دیا، وہ کسی کی نہیں سنیں گے تو تم پلیز اب یہ سب مان لو، یقین کر لو، یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ پلیز رونا نہیں اب۔ ادا کو اپنا رونا واقعی بے معنی لگ رہا تھا۔ بولو ادا۔ کیا؟ کچھ نہیں۔ ادا جان گئی تھی جو غلطی آج وہ کر بیٹھی ہے اب یہی سزا ہے۔ اس کی آنسو بہنا بند ہو چکے تھے، وہ خالی نظروں سے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ صبح ہو گئی تھی، آج آسمان پر بادل کا بسیرا تھا جس نے موسم کو مزید ٹھنڈا کر دیا تھا۔ سب تیاریوں میں مصروف، کسی کو ناشتے تک کی ہوش نہیں تھی۔ ذکیہ مارکیٹ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی، پاکیزہ بھی تیار ہو نیچے آ گئی تھی، ادا سو رہی تھی۔ رابعہ کس کلر کا جوڑا لاؤں؟ ادا تو کچھ بولے گی نہیں، تم ہی بتا دو۔ ذکیہ نے ہال میں آتے ہی پوچھا۔ بھابی جو کلر آپ کو پسند ہے وہی لے آئیے گا۔ چچی آج کل لائٹ کلر ان ہے، آف وائٹ کلر بہت پیارا لگے گا ہماری ادا پر، پاکیزہ نے اپنا مشورہ دیا۔ رابعہ خاموش سی اٹھ کچن میں گئی اور اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ بنا کر اس کے روم میں گئی۔ ادا میری جان اٹھو، شاباش۔ رابعہ نے ادا کے بال سہلاتے ہوئے بہت پیار سے پکارا۔ ادا نے تھوڑی سی آنکھیں کھول ماں کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ اٹھو میری جان، ماما کے ساتھ ناشتہ کر لو۔ ادا تھوڑی سی اٹھ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ رابعہ بھی ادا کے بالوں کو سہلانے لگی۔ سوری ماما۔ ادا کی بھیگی ہوئی آواز سن کر رابعہ اپنا ضبط کھو بیٹھی، روتے ہوئے ادا کی پیشانی پر پیار کیا۔ میری بچی، تم نے اپنے بابا کو بہت ہرٹ کیا، ساری رات وہ ایک پل بھی نہیں سوئے، تمہاری باتیں کر کے روتے رہے۔ کیا میری بیٹی کو اتنی نفرت ہوگی اپنے ماں باپ سے؟ نہیں ماما، ایسا نہیں ہے، میں آپ سے دور نہیں بھاگ رہی تھی، میں تو شاید خود سے بھاگ رہی تھی، جس میں میں بری طرح ناکام ہو گئی ہوں۔ ادا میری جان، اب کچھ الٹا سیدھا نہیں کرنا، ہم پہلے ہی بہت شرمندہ ہیں سب سے۔ ماما۔ ادا نے بہت بے بسی سے ماں کو پکارا۔ جیسے جیسے دن گزر رہا تھا ادا کو خود پر کنٹرول ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آج اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی، ذہن میں ہزاروں خیال آ کر دم توڑ گئے تھے، رہائی ناممکن لگ رہی تھی۔ ادا تھوڑا سا صبر کر لیتی تو شاید سب ٹھیک کر لیتی، خود ہی اپنی موت کو آواز دی ہے۔ دروازے کی دستک پر ادا کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا۔ ذکیہ پارلر والی کے ساتھ کمرے میں آئی۔ ادا بیٹا مہندی لگوا لو، ٹائم بہت کم ہے، پھر کلر نہیں آئے گا، ذکیہ کہتے ہی چلی گئی۔ ادا نے اپنے ہاتھ لڑکی کے آگے بڑھا دیے۔ اتنی تیاری کے بعد مجھے قبر میں اتاریں گے؟ ابراہیم تو محبت کا دعوے دار تھا، تو کیا میری ایک غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا؟
ابراہیم پوری تیاری کے ساتھ شیشے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا جب پاکیزہ روم میں آئی۔ بھائی آپ بھی جائیں، اب آپ کی تو تیاری ختم نہیں ہو رہی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ پاکیزہ نے بھائی کو دیکھتے ہی نظر اتاری۔ ابراہیم سلور کلر کی شیروانی پہنے جو ادا کے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے لی گئی تھی، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تھینک یو میری جان، آپ بھی بھائی کی شہزادی لگ رہی ہو۔ پاکیزہ بلیو کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک پہنے تھی جس پر بہت نفاست سے وائٹ کلر کی کڑھائی کی گئی تھی، جس میں پاکیزہ واقعی شہزادی لگ رہی تھی۔ چلے بھی بھائی، مما خود آ جائیں گی پھر۔ اوکے اوکے چلو، ابراہیم پرفیوم واپس اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولا۔ زیادہ لوگوں کو نہیں بلوایا گیا تھا، اس لیے گھر کے لان میں ہی بہت پیاری سجاوٹ کیے فنکشن کا آغاز کیا گیا تھا۔ خان محمد کے گھر سے تابش اور روبی نے شرکت کی۔ خان محمد نے طبیعت خراب کا کہہ کر آنے سے معذرت کر لی تھی۔ نکاح کا عمل دہرایا گیا تھا، یہ خواہش ابراہیم کی تھی۔ اس وقت ادا بہت چھوٹی تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا اب وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں اس رشتے کو اپنائے۔ نکاح کے بعد ادا کو لان میں لا کر ابراہیم کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ابراہیم تو جیسے ادا سے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ آف وائٹ لہنگا پہنے، ہلکے سے میک اپ، لائٹ سی جولری زیب تن کیے کسی پرنسس سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کلیم صاحب نے ادا کے سر پر بہت شفقت سے ہاتھ رکھا، جس کو ادا تھام کر چومتے ہوئے رونے لگی۔ کلیم صاحب بھی ادا کو گلے لگا کر نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کے لیے دل میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ پاکیزہ نے ادا کو سنبھالتے ہوئے واپس اس کی جگہ پر بٹھایا۔ ادا جان چکی تھی اس کے ایک غلط فیصلے نے بہت کچھ غلط کر دیا، جس کو ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا تھا، مہمان جانا شروع ہو گئے تھے۔ پاکیزہ ادا کو روم میں چھوڑنے آئی تو ادا نے پاکیزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز میرے پاس ہی رہو۔ پاکیزہ نے پاکیزہ نے ادا کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ محسوس کی تو اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میری جان پریشان نہیں ہو، میں یہی ہوں تمہارے پاس، اوکے؟ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے ادا کے دوپٹے کو صحیح کرتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ سوری، میں نے ایک لگا دینی ہے جو مجھ سے سوری بولا تو میں نے سب غلط کر دیا۔ ادا کی آنکھوں سے دو موتی گرے۔ بس چپ پلیز، ادا رونا نہیں پلیز۔ پاکیزہ نے فوراً اس کے آنسو صاف کیے۔ سب ٹھیک بھی ہو جائے گا، دیکھنا تم، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہم یہ وقت یاد کر کے ہنسا کریں گے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ادا نے پاکیزہ کے ہاتھوں کو زور سے پکڑا۔ ابراہیم کمرے میں آیا تو پاکیزہ نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، لیکن ادا پاکیزہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی، جو ابراہیم کی نظر سے بھی بچ نہیں سکا۔ ادا پلیز یار، پاکیزہ نے سرگوشی کی، جس کے جواب میں ادا نام میں سر ہلا گئی۔ پلیز چندا، پاکیزہ زبردستی ہاتھ کھینچتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ بھائی کچھ چاہیے؟ نہیں، ابراہیم نے شیروانی سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے جواب دیا۔ ادا تمہیں کچھ چاہیے؟ ادا نے بھی نفی میں جواب دیا۔ پاکیزہ نے روم سے جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ ادا کی فوراً آواز آئی، پاکیزہ؟ وہ پلٹی تھی۔ جی پانی۔ پاکیزہ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ کر پانی کا گلاس ادا کی طرف بڑھایا، جس کو وہ بغیر سانس لیے پی گئی، اور گلاس واپس پاکیزہ کی طرف بڑھایا۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ ادا کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم وہی کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے ادا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ صحیح کرتی، کبھی ہاتھوں کو آپس میں جکڑ لیتی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ابراہیم کی طرف نہیں دیکھا۔ ابراہیم آگے بڑھ کر ادا کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ ادا خود میں سمٹی۔ ابراہیم نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکال کر اس میں سے بریسلٹ نکالی اور اپنا ہاتھ ادا کی طرف بڑھایا۔ ادا نے اپنا ہاتھ گود میں سمیٹے۔ ادا ہاتھ دو، ابراہیم نے بہت سنجیدگی سے سخت لہجے میں کہا۔ ادا نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ابراہیم کی طرف بڑھایا۔ ابراہیم بریسلٹ ادا کی کلائی میں پہنا چکا تھا۔ ادا نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی گود میں رکھا۔ تم بچوں والی حرکتیں کب چھوڑو گی؟ یہ بات انتہائی غصے میں پوچھی گئی تھی۔ ابھی سوری، ادا نے روتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ادا کے بازوؤں پر کل دانش کے چھوڑے ہوئے نشان نظر آ رہے تھے، جن کو دیکھ ابراہیم کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ آئندہ میں تمہیں سلیو لیس پہنے نہ دیکھوں، سمجھی؟ ادا اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ آنسو ایک کے بعد ایک گرا، اس کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابراہیم دھاڑا تھا اس کی تیز آواز سے۔ ادا کا وجود کانپ گیا تھا۔ جی، اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی، بلکہ کسی کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، تمہیں یہاں جانا ہوگا، میرے ساتھ جاؤ گی؟ جی۔ وہ ابراہیم کی بات پوری ہوتے ہی جھٹ بولی، جاؤ چینج۔ ابراہیم کے منہ سے چینج کا لفظ سن کر ہی ادا جلدی سے بیڈ سے لہنگا اٹھائے جانے لگی۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ادا اسی پوزیشن میں
स्टैचू बन गई थी, हरकत में थे तो सिर्फ आंसू जो लगातार गिर रहे थे। आइंदा मेरी बात पूरी सुनकर इस पर अमल करना, जाओ चेंज करो। अदाब आराम से अपनी सांस रोक के चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ी। रूम का दरवाजा लॉक करते हुए अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी आवाज को दबाने लगी। जब रो रो कर थक गई तो बेदर्दी से ज्वेलरी उतार कर अपनी चूड़ियां उतारने लगी। न जाने कहाँ कहाँ से टूटती हुई चूड़ियां हाथों को जख्मी कर रही थी। अदा को आज इन जख्मों की कहाँ फिक्र थी। आज उसके सारे अंदेशे सच साबित हो गए थे। वो चाहे हार गई थी लेकिन उसकी सोच आज जीत गई थी। 1 घंटे बाद अदा ब्लैक कुर्ता पजामा पहने बाहर आई थी जो आज ही पाकिज़ा ने खरीदा था। अदा जो सोचकर बाहर आई थी इसके बरक्स इब्राहिम सोफे पर बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था। इसको देखते ही वो अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें चेंज करने भेजा था? जी। अदा कहते ही 2 कदम पीछे हुई। उसने अदा को बाजू से दबोच फिर इतनी देर क्यों लगाई? वो तो आज सारे हिसाब पूरे करने वाला था। अभी छोड़ें। इब्राहिम कहाँ उसे देख या सुन रहा था। वो उसकी आंखों में देख दुख और तकलीफ नहीं दे सकता था। उसने अदा को खींच उसकी कमर को अपने हिसार में लिया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मेरे नज़दीक आने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बात सुनते ही अदा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। अभी प्लीज मुझे माफ कर दें। अब इब्राहिम की भी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। अदा की हालत उसे तकलीफ दे रही थी। उसकी नज़र अदा की आंखों पर पड़ी। नीली आंखें लाल होने के साथ सूज चुकी थीं। इब्राहिम और तंग करने का इरादा मुलतवी करता हुआ पीछे हुआ। आइंदा कोशिश करना मेरे सामने अपने आंसू ना बहाना, वरना रोने का शौक एक बार मैं पूरा कर दूंगा। वो कहते ही बेड पर लेट गया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता ये ख्वाब हो? मेरी आंखें खुले और तहलील हो जाए। उसने अपने आंसू साफ करते हुए सोचा। अब सारी रात यहीं खड़ी रहोगी? नहीं, वो कहते ही सोफे की तरफ बढ़ी। तुम क्या चाहती हो? मैं सारी रात तुम्हें बाहों में भरकर समझाता रहूं? तुम नहीं जानती सोफे और बेड में क्या फर्क है। सोफा बैठने जबकि बेड सोने के काम आता है। आवाज में सख्ती भरे समझाने वाले अंदाज में कहा गया। मुकाबिल खामोशी से आकर दूसरे किनारे पर लेट गई थी। यहाँ आओ, इब्राहिम ने अपने बाजू सीधा करते हुए कहा। अदा अपनी आंखें इब्राहिम के कंधे पर गाड़े देखने लगी। यहाँ आकर लेटो। वो आंसू हलक में उतारे कंधे पर सर रखे इब्राहिम से थोड़ा फासला रख लेट गई। अदा का कांपता वजूद भी इब्राहिम को सुकून दे रहा था। यह सारा बेड छोड़ किनारे पर लेटने की सजा है। इब्राहिम इसका हाथ अपने सीने पर रख अदा को खुद में समेटे सो गया था। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।